नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुजा सहाय, प्रोफेशनल सिंगर एंड एक्टर फ्रॉम द इंडियन फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ राकेश डांग जी, द चैनल दैट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल रिजॉल्व फॉर द डे टू डे प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन आवर लाइव्स। जी हाँ, ऐसी समस्याएं जो इमोशनल और मेंटल लेवल पे हमें अक्सर परेशान कर देती हैं। लालच, दुख, डिप्रेशन, sadness, and I guess most importantly ego। ईगो एक ऐसा शब्द है जो हम आम तौर पे यूज़ करते रहते हैं और बोलते हैं कि हमारा झगड़ा हो गया बिकॉज ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक, या हमारे बीच में ईगो आ गई, रिश्ता ख़राब हो गया ईगो की वजह से। ये एक ऐसी टर्म है जो बहुत आम तौर पर यूज़ की जाती है, लेकिन कहते हैं ना, इसके नींव में जाकर इसकी कोर प्रॉब्लम कोई नहीं समझता। आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर थैंकफुल टू डांग साहब कि वो हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह वो इस विषय पे भी हमें एनलाइटन करेंगे एंड ही विल एक्चुअली टेल अस दैट व्हाट इज़ ईगो ऑल अबाउट। डांग साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए आप प्लीज़ ईगो के बारे में हमें समझाएं। आपने पूछा कि ईगो क्या है, तो ईगो इजी वर्ड्स में मैं कहूँ तो ईगो मैं हूँ, मैं, मेरा, माई सेल्फ। ये एक, इसको हम मान, अभिमान भी कह सकते हैं, पंजाबी में इसे हम होमे भी कहते हैं। तो बेसिकली ये ईगो है क्या है? ईगो जो है ये मेरी टोटल, मेरा अस्तित्व है, मेरी पूरी पर्सनैलिटी है। मेरे अस्तित्व में मेरा नेम, फेम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे पोजेशंस, मेरी एस्पिरेशंस, ये इन सब का एक मिला जुला संगम है, जिससे जो चीज़ बनी है वो ईगो है। ये ईगो इतनी एसेंशियल है कि हमारे अस्तित्व के लिए 7 चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, उसमें बॉडी है, उसमें माइंड है, उसमें इंटेलेक्ट है, उसमें मेमोरी है, उसमें सेल्फ है, ब्रेथ है और ईगो है। तो ये 7 चीज़ों में एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सपोजिंग बाकी अगर हम 6 चीज़ों को देखें, अगर वो ना हो तो इंसान की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इसी तरह से ईगो के बिना किसी इंसान की एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब ईगो वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादातर इसको हम नेगेटिव कनोशंस में यूज़ करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। ईगो इज़ आवर पर्सनालिटी, ईगो इज़ व्हाट वी आर। ये बहुत एसेंशियल है ईगो। तो अब आप मेरा ख्याल है ईगो समझ गई होंगी कि ईगो एक्चुअली क्या है। ईगो एक एसेंशियल पार्ट है हमारी एग्जिस्टेंस का। तो अब आप अगला प्रश्न पूछ सकती हैं कि आई थिंक डांग साहब, बहुत ब्यूटीफुली आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा कि अपनी पर्सनालिटी से ईगो को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है हमारी पर्सनालिटी का। बट जैसे आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया, अभिमान, तो ईगो जब बात आती है ईगो की, तो इसको हम हमेशा नेगेटिवली ही समझ सकते हैं या ईगो एक पॉजिटिव वे में भी हो सकता है? क्योंकि अगर एक तरफ अभिमान है तो एक तरफ स्वाभिमान है। एंड वी ऑलवेज से, जनरली हमें ये सुनने में मिलता है कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सर ये बताएं प्लीज़। तो इसमें देखिए, आपने कहा अभिमान तब होता है कि जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो ये मेरी चीज़ है, ये मेरी ही एग्जिस्टेंस के लिए, मैंने कहा कि एक एग्जिस्टेंस के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये मेरी है। पर जब, क्योंकि अगर ये मेरी है तो दूसरे के पास भी उसकी है, तो अब अगर ये किसी लिमिट से बाहर जाती है जिससे कि ये दूसरों की ईगो को भी ख़राब करना शुरू कर देती है, या मुझे ही ख़राब करती है कि मैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मैं अपनी ही ईगो को खुद को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नेगेटिव हो जाती है। या मैं अपनी ईगो की वजह से दूसरे लोगों की ईगो की रिस्पेक्ट नहीं करवा, और मैं हमेशा, देखिए बेसिकली जिस ईगो की आप बात कर रही हैं ना, वो नेगेटिव पार्ट ऑफ, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ईगो है, जिसका मतलब है कि आई फील माई सेल्फ सुपीरियर दैन अदर्स। बट इफ़ आई रिकॉग्नाइज कि मेरी ईगो मेरी है, दूसरे की दूसरे है, तो ये एक, क्योंकि ये मेरा एक बिल्टअप है, मेरे अस्तित्व की, मेरी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। अगर हम इसको फ़ायदे की तरफ देखें
तो ईगो से ही सारे काम होते हैं। ईगो हमें ड्राइव देता है टू वर्क, ईगो हमें ड्राइव देता है करेज, कि जब मैंने ये सोच लिया कि नहीं मेरी पर्सनैलिटी है, आई एम ए वॉरियर, मैं लड़ूंगा, तब ये अभिमान नहीं रह जाता, ये एक स्वाभिमान है। एक हमारा सोल्जर है, वो खड़ा है, वो उसको स्वाभिमान है, मुझे देश की रक्षा करनी है, उसकी ईगो है, तो ही हैज़ गॉट द ड्राइव। आप एक्ट्रेस हैं, आपकी भी ईगो है कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, अच्छा गाना गाना है, कि ताकि मेरे को रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि ईगो का मेन जो ईगो की हंगर है वो रिकॉग्निशन है। ईगो हर्ट कहाँ होती है? ईगो तब हर्ट होती है जब आप चाहते हो कि मेरे को कोई रिकॉग्नाइज करे, मेरे को कोई अप्रिशिएट करे, मेरी जो बात है वो रखी जाए, मेरी बातों को एक्नॉलेजमेंट दी जाए, तो ईगो आती है। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वही एक्ट करिए, ऐसे एक्ट करिए जिससे लोग आपको एक्नॉलेज करें, पर दूसरों को भी आप एक्नॉलेज करें। जब आप ये दिखाना चाहेंगे कि मैं सुपीरियर हूँ, आप इन्फीरियर हो, तो ये ईगो में क्लैश होना संभावित है। इसीलिए हम ईगो को नेगेटिव कहते हैं, ये बड़ा ईगोइस्टिक है। ईगोइस्टिक मीन्स ही केयर्स अबाउट हिमसेल्फ बट नॉट फॉर द अदर्स। ये ईगो की प्रॉब्लम जिसमें नेगेटिव की है। मान ये है कि इफ आई रिकॉग्नाइज द ईगो, और ये मेरे लिए सब कुछ पॉजिटिव करती है, मुझे करेज देती है, मुझे वैलर देती है, तो इट इज़ गुड, और मेरी एग्जिस्टेंस का पार्ट है, तो आई मस्ट कैरी ऑन विद माई ईगो। अच्छा डांग साहब, हमें एक बात बताइए, हम इतने तरह के लोगों से मिलते हैं और अलग अलग तरह का उनका एक एक्सप्रेशन सामने आता है, जिसको शायद ईगो ही कहते होंगे, क्योंकि कोई रिबेलियस होता है, कोई बड़ा मैनिपुलेटर होता है, कोई कंट्रोलर होता है। तो सही मायने में ये किस तरह की ईगो है जो बहुत नेगेटिव होती है, और किस तरह की ईगो होनी चाहिए? ये ईगोस आपने बताई, कोई सेल्फिश होता है, कोई मैनिपुलेटर होता है, कोई बहुत क्रिटिकल होता है कि ऐसे ही होगा, कोई मास्टर होता है। हर आदमी अपनी सुपीरियरिटी, अपनी एक्नॉलेजमेंट जताने के लिए ही ईगो का यूज़ करता है। बट एक जो सबसे अच्छी ईगो होती है ना, वो होती है जो एक वाइस एग्जीक्यूटर होता है। वाइस एग्जीक्यूटर कौन होता है? जिसको पता होता है कि मेरी ईगो क्या है और दूसरों की ईगो क्या है। जो मतलब जिसे कहते हैं ना, हु कैन स्टेप इनटू अदर्स शू, कि अगर उनकी सिचुएशन चेंज कर दी जाए तो कैसा बिहेवियर आएगा। अगर जिस आदमी को ये समझ में आ जाता है ना, तो उसका एक तरह से वो ही कैन ऑलवेज एग्जीक्यूट द ईगो, ही कैन बैलेंस द ईगो, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ही विल बी ऑलवेज स्मूथ सेलिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई झगड़े नहीं होंगे, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो अपनी ईगो तो उसकी सेटिस्फाई कर ही रहा है, दूसरे की रिस्पेक्ट करके खुद से उससे रिस्पेक्ट पाता है। उसे कहते हैं वाइस एग्जीक्यूटर। दैट इज द बेस्ट ईगो, दैट इज ही इज द बेस्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड हिज ओन ईगो एज वेल एज ही अंडरस्टैंड्स द ईगो ऑफ अदर्स। ही हैज द पावर, आई मीन ही अंडरस्टैंड्स कि अगर मेरी पोजीशन चेंज हो जाए, इफ आई हैव टू स्टेप इन अदर शू, whether that will pinch or not, if once a person understand that कि भैया अगर मेरे साथ में हमारी पोजीशन चेंज हो जाए आपस में, हैं, तो जो बिहेवियर हो रहा है वो बिहेवियर मुझे मंजूर होगा, तो ये समझिए कि वो वाइस एग्जीक्यूटर है। तो ये एक आपको लाइफ का भी लेसन है कि आपको अगर किसी इंसान के साथ बिहेवियर करना हो, तो आप ये सोचो कि अगर उसकी जगह पे मैं हो जाऊं तो कैसा बिहेवियर होगा, तो आप कभी गलत बिहेवियर नहीं करेंगे, क्योंकि अपने साथ कोई भी गलत कुछ नहीं करना चाहता। तो यही, इसी को हम कहते हैं वाइस एग्जीक्यूटर, और इसी को ही हम पंजाबी में कह देते हैं ये भी बहुत सियाना आदमी है, ही नोज, ही हैज़ द विजडम, ही इज द वाइस एग्जीक्यूटर। तो ईगो को जो जितने भी टाइप्स हैं, जनरली नेगेटिव ज़्यादा इसलिए होते हैं, मैंने आपको बताया कि ईगो बनती किस लिए है। ईगो बनती है पोजेशंस, ईगो बनती है ग्रीड, या हमारी एस्पिरेशन से, हमारी एक्सपेक्टेशन से, इन सब से मिल के हमारे पैशंस होती हैं, हमारी हैप्पीनेसेस होती हैं, जिसको मिल के ये एक हमारी पर्सनालिटी का एक अंग बन जाता है। जब तक ये ईद को सेटिस्फाई करने के लिए, ईद इज़ व्हाट, कि दैट हैप्पीनेस विच आई टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, व्हेन हम जब हैप्पीनेस की बात कर रहे थे कि हर इंसान की लाइफ का जो मोटिव है वो हैप्पीनेस है। He always want to remain happy। तो अगर हैप्पी रहना है तो फिर डेफिनेटली है कि आपको ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय भी मैंने ये कहा था
कि हैप्पीनेस और ईगो का बड़ा संबंध है। तो अब आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। वेल सेड सर, और बहुत सही बात बताई आपने कि हैप्पीनेस, एंड आई मस्ट से कि आई एम अ बिग फ़ैन आपके टॉक्स की, जितनी खूबसूरती से आप समझाते हैं चीज़ों को, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सेशन आज का मैं आपके साथ कर रही हूँ। एंड लास्ट सेशन हैप्पीनेस पे भी बहुत ब्यूटीफुली आपने एग्जीक्यूट किया था। तो जब हम ईगो की आज हमने विषय छेड़ा है और उसके बारे में आप डिटेल में समझा रहे हैं, आप हमेशा इन चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं। हमने शुरुआत में भी बताया दैट इट इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल रिजॉल्व, आध्यात्मिक हल। तो जब हम इस आध्यात्मिक हल की बात कर रहे हैं, तो कैसे ईगो हमसे दूर हो सकता है आध्यात्म के माध्यम से? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अगर हमें ईश्वर से साक्षात्कार करना है, ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले ईगो को दूर करना पड़ेगा, ईगो से अपना डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो सर प्लीज़ बताएं ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि अगर हम गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के बारे में जानें जी, तो उन्होंने हमें ये कहा कि इंसान की प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति की बात कर रहा हूँ, मैंने एनलाइटनमेंट की भी बात करी थी। उस एनलाइटनमेंट में भी मैंने कहा था कि ये क्यों इंसान को एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकती या मिलती ज़्यादातर, क्योंकि उसकी जो आत्मा है उसके ऊपर लोभ, मोह, और उसमें एक वर्ड था अहंकार। उस अहंकार, उस ईगो की मैल चढ़ी हुई है। तो मैं ईगो जो है, गुरु नानक देव जी ने इसको सबसे बड़ा नेगेटिव इमोशन बताया था। नेगेटिव इमोशन, ईगो डजंट मीन कि द होल ईगो, द नेगेटिव ईगो। उसको इतना ज़्यादा कहा था कि जब तक ये दूर नहीं होगा तो आप अपने अध्यात्म में एनलाइटनमेंट के बारे में सोचना भी मत। उसका कारण सुनिए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो कि काफ़ी लोगों ने पहले भी आपने सुनी होगी कि एक बार ना एक शिप था, उसमें सारी इमोशंस ट्रैवल कर रही थी, ह्यूमन बीइंग की सारी इमोशंस। उसमें लव भी था, हैप्पीनेस भी थी, उसमें जेलसी भी थी, उसमें गुड इमोशंस, कंपैशन, एवरी इमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज ट्रैवलिंग इन दैट। तो क्या हुआ कि उसमें तो समुद्र में तूफान आया, समुद्र के उस जहाज में पानी भर गया, तो हर इमोशन अब बचना चाहती थी। तो उसमें से जो लव था वो सबसे बड़ी बहुत, मैंने आपको पहले भी बताया कि लव ही एक ऐसी इमोशन है जो कि सारी इमोशंस को मिटा सकता है। तो लव ने एक बोट बनाई, उसने कहा कि सारी इमोशंस आ जाओ। उसमें सारी इमोशंस चढ़ गई, अपनी अपनी जो अच्छी पॉजिटिव थी वो तो जल्दी जल्दी चढ़ गई। बाकी लव ने ग्रीड को, एंगर को, इसको समझा बुझा के फिर चढ़ा लिया। बस एक ईगो अकेली रह गई कि जो कहती है कि मैं लव की इमोशन पे नहीं चढ़ूंगी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि लव और ईगो ये दोनों बिल्कुल डाइवर्सली अपोजिट चीज़ें हैं। ये इनकी अपोजिशन जो इतनी है, अब आप जानते हैं कि आप जितने भी ईगो की प्रॉब्लम्स हैं उस सब की वजह जो है लव का ना होना है। जैसे ही ईगो को लव से रिप्लेस करेंगे आपकी ज़िंदगी हरियाली हो जाएगी। जब तक ईगो रहेगी तब तक प्रॉब्लम रहेंगी, क्योंकि ईगो से ही क्या क्रिएट होता है, ईगो से ही जेलसी क्रिएट होती है, ईगो से ही एंगर क्रिएट होता है, ईगो से ही ग्रीड क्रिएट होता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये ईगो की ही। तो ईगो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अस्तित्व है हमारा, जो हम इंसान का अस्तित्व है, उसके जो 7 पार्ट हैं उसमें से एक पार्ट ईगो है। तो कितना असेंशियल है ईगो का होना। बट जो ये उसी तरह से है कि चाहे जैसी भी चीज़ हो, जितनी मर्जी ज़रूरी हो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो तंगी करती है। तो इसीलिए ईगो अगर आपके कंट्रोल में नहीं रही तो ये बॉडी में और भी चीज़ों की तरह अगर ये ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं ईगो का आपको इतना बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे पॉलिटिकल सर्कल में आप देखिए करप्शन भी है, लॉलेसनेस भी है, सब कुछ है। आप बहुत छोटी होंगी, शायद पैदा भी नहीं हुई हों उस समय, क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी जी, तो बहुत एक्सेसिस किए थे इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो ये सारी पार्टीज मिल गई, इन सब पार्टीज ने मिल के उनको हरा दिया, ठीक है। पर
इतने बड़े बड़े मुद्दे थे देश के, जिसके बेसिस पे ये सब इकट्ठे हुए थे कि उसने करप्शन किया है, उसने तानाशाही किया, उसने ये किया, उसने कानून तोड़ा, ये किया। पर 2.5 साल भी वो सरकार ना चल सकी तो क्या था उनमें? ऐसा नहीं था कि वो देश की सेवा नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं था कि वो अच्छे लोग नहीं थे, बस सबकी ईगो थी, उनकी आपस में ईगो की भिड़ंत हो गई। और वो सब, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ईगर लोअर डाउन करनी है तो देखिए उसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है कि आप ईगो को क्लैश मत होने दो। अगर मैं जनरल डे टू डे की बात बता रहा हूँ आपको, जनरल ईगो को क्लैश मत होने दो। मैं बात कर रहा था कि ईगो को क्लैश होने का यही मतलब है कि सपोजिंग एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, ठीक है। बॉलर ने बाउंसर मारा, बॉलर की ईगो थी कि साले का सर फोड़ देना, बैट्समैन थी कि मैं हुक करूंगा, साले को छक्का मारूंगा। तो दोनों की ईगो आपस में क्लैश हो गई, ठीक है। जो भी फेल होगा ना उसमें दूसरे को हर्ट होना ही होना है। तो पर वो तो क्रिकेट का गेम है, आपस में रिलेशनशिप्स में भी हम आज सब यही कर रहे हैं, चाहे मियाँ बीवी हों, दोस्त हों, आपस में किसी से भी बात करते टाइम एक बाउंसर मार रहा है, दूसरा छक्का मारने की कोशिश कर रहा है, और हर बाल पे ना छक्का लगेगा ना हर बाल पे बाउंसर डलेगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली क्लैश ही होना है दोनों का। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ईगो एडजस्टर लगाइए, आप डक कर जाइए कि जो दोनों की ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। बाउंसर वाला लगेगा भाई ठीक है, और जो बैट्समैन है वो कहेगा ठीक है कुछ हुआ ही नहीं, ना मेरा मुंह टूटा ना उसके ऊपर छक्का पड़ा। तो इस तरह से ये प्रोसीजर जो डक करने वाला है, ये मैं अपने दोस्तों को, घरों में आजकल आपस में, भाइयों में, पति पत्नी में, लवर्ड बिलवर्ड्स में ईगो का बहुत क्लैश हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि दोनों ही एक बाउंसर मार रहा है और एक छक्का मारने के प्रयास में रहता है, और एक दूसरे को ही या तो छक्के खाते रहते हैं या फिर अपने आप को चोटिल करते रहते हैं। तो डक करना सीखिए, तो आप देखिए कि आपकी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। क्या बात है सर, वेल सेड। कि हमें लगता है हमें अपनी रियल लाइफ में भी डक कर लेना चाहिए ताकि लाइफ स्मूथ हो जाए और अच्छे से हम प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड कर पाएँ। सर, हमारे व्यूअर्स अक्सर ये शो देख ही रहे हैं और आपको बहुत पसंद कर रहे हैं जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, और काफ़ियों के मन में बहुत तरह के सवाल हैं। तो एक सवाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये सवाल हमारे से जो कर रही हैं उनका नाम है रचना जी, ये दिल्ली से हैं, और उनका एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ईगो को ही लेकर। वो लिखती हैं कि मेरे और मेरे पति की शादी को 7 साल हो गए हैं और हम में कोई भी तरह से बात 10 मिनट से ऊपर हो ही नहीं पाती है, क्योंकि जब कोई बात करने जाएं झगड़ा हो जाता है, और जितना प्यार से हम लोग पहले रहते थे वैसे बिल्कुल नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पति बहुत इगोइस्टिक हो गए हैं और कोई बात समझने को तैयार ही नहीं होते हैं, हर चीज़ में उनकी ईगो आड़े आ जाती है, और इस रिलेशन को स्मूथली चलाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मुझे क्या करना चाहिए। आपने रचना जी ने इसमें ये लिखा है कि ये उनकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये देखिए उनकी डिटेल्स में, हाँ, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और ये लव मैरिज थी। करेक्ट, लव मैरिज थी। उसके बावजूद भी जी, ये आज ये हुआ है जी। वैसे तो मैंने पीछे आपको ये समझा ही दिया था जो कुछ है कि देखिए, जब तक लव मौजूद था ईगो नहीं थी, अब ईगो आ गई और लव खत्म हो रहा है। तो इसका वैसे सिंपल जवाब तो ये है कि अगर वो फिर दोबारा से लव ले आएंगी तो ईगो वाला काम खत्म हो जाएगा। और ये जो कह रही हैं कि वो ईगोइस्टिक हो रही हैं, वो उसके हस्बैंड ईगोइस्टिक हो रहा है, तो मेरा इनको जवाब ये है कि आपको तो मैंने इतना अच्छा फार्मूला दिया है कि आप डक करना सीख जाओ, अपने अंदर ईगो एडजस्टर लगा लो। अगर आप ये सोच लेंगी कि मुझे वहाँ के वहीं जवाब नहीं देना है, आपको पता होता है कि मैं ये जवाब दूंगी तो मेरे पति नाराज हो जाएंगे, आपके पति को भी पता होता है कि ये जवाब दूंगा तो ये नाराज हो जाएगी, पर पता नहीं, ह्यूमन नेचर है, हमारी ईगो है, हम फिर वही के वही। आप रचना जी एनालिसिस कीजिए,
आपकी जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, आप उनका एक चार्ट बनाइए। मैं शर्तिया कहता हूँ कि आप पाएंगी कि उसका हमेशा एक ही कारण होगा, और उस कारण में सोचना आप कि अगर मैं ना भी जवाब देती या ना भी कहती तो ये लड़ाई टाली जा सकती थी। तो अगर आप इसको एडजस्टर लगा लें कि अब पता है कि आपको अब लड़ाई हो सकती है, तो आप उस ग्रूव में घुसे ही नहीं। पहले तो या जवाब ना दें या चुप हो जाएं, धीरे धीरे देखना आपके पति भी आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। वो भी आपसे पूछेंगे, और जो आपका खोया हुआ लव है वो जब वापस आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो इसके लिए देखिए, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को ही अपना एडजस्टर लगाना पड़ेगा। वैसे ये बात आप अपने पति को भी सुना देना, वो भी अगर लगा लेंगे तो फिर तो आगे आपकी ज़िंदगी खुशहाल ही है, और वैसे भी खुशहाल ही रहेगी। ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये तो हर घर की समस्या है, हर मियाँ बीवी की समस्या है। पर मेरा ये है कि क्यों अपना समय ख़राब करते हो। 7 साल आपकी शादी को हुए हैं, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का आनंद लो। क्योंकि अगर आप एडजस्ट करोगे तो आप अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हो। अब बच्चे अगर आपको लड़ते देखेंगे, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये ईगो जो है पर्सनैलिटी है। ये पर्सनैलिटी जो ईगो बन रही है, ये बच्चों को तब बन रहेगी जब जो वो देखेंगे। अगर वो आपको लड़ते हुए देखेंगे तो उनके दिमाग में भी यही सारी बातें जाएंगी। अगर वो आपको प्रेम करते देखेंगे तो उनका भी स्वभाव प्रेमपूर्ण हो जाएगा। तो आप अपने लिए ना सही चाहे, अपने बच्चों के लिए कम से कम उनके सामने तो मत लड़ें। तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या बड़े आसानी से समाधान हो जाएगा अगर आप अपनी ईगो में एडजस्टर लगा लेंगे। क्या बात है सर, अगर दोनों में इको एडजस्टर लग जाए तो फिर बल्ले ही बल्ले है। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, मैं तो चाहती हूँ कि ईगो एकदम जीरो हो जाए, मतलब मुझे चाहिए ईगो एकदम खत्म हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? देखो, खैर खत्म तो हम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ईगो तो आपको बताए कि इस हमारे अस्तित्व का मतलब अभिन्न अंग है, जो मैंने आपको शुरू से ही बताया था। तो ईगो तो रहेगी। द ओनली क्वेश्चन कि इस ईगो के इन इफेक्ट्स को खत्म कर दिया जाए, जो इसके बुरे इफेक्ट्स आते हैं उनको खत्म किया जाए। बल्कि ईगो तो बहुत जरूरी चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है कि हमारी ईगो हमारे कंट्रोल में रहेगी, वो तो अध्यात्मिक ही है। देखिए, अध्यात्म में गुरु नानक देव जी ने कहा कि अगर आपको ईश्वर के साथ साक्षात्कार करना है तो उसकी सबसे ज्यादा जो रुकावट है ना, वो आपकी ईगो है। तो इसमें वो ईगो के बारे में क्या कह रहे थे कि जो हमारी पर्सनालिटी, जो हमारा लर्नड बिहेवियर, जो हमारी सोच, हमारे प्रीजुडिसेस, प्रीमोनिशन, दुनिया जहान की चीजें, हमारे स्वांग, हर चीज जो है ये हमारी ईगो का पार्ट है। अगर हमें हमारी ईगो समझ आ जाए, और ईगो अगर समझ गए हम, तो हमें ये रुकावट नहीं बनेगी। अब देखिए, ईगो को समझाने के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि सारी इमोशंस ट्रैवल कर रही थी और ईगो नहीं मानी। हाँ जी। पर इन रियलिटी लव ने फिर भी ईगो को मना दिया था। तो अगर आप ईगो को खत्म ही करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में लव इनकल्पेट करना पड़ेगा। लव फॉर एवरीवन। मैंने आपको कहा कि जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे सबसे प्रेम करना है, सब इक्वल हैं, तो आपकी ईगो अपने आप खत्म हो जाएगी। आज ईगो हमारी क्या है? मैं, मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा देश। पर देखिए, अध्यात्म में ये देश, मेरा, धर्म इत्यादि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अध्यात्म में, सनातन में कॉन्सेप्ट है वसुदेव कुटुंबकम का, जिसमें ये सारा विश्व ही मेरा परिवार है, और इस विश्व के हर इंसान, हम सब इक्वल हैं। कोई धर्म, जाति, भेद भाव कुछ नहीं है। ये धर्म, जाति, भेद भाव ही हमारी ईगो को बुलाए हुए है। उसी में हम सुपीरियर मान रहे हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जाति का है। इसी की वजह से हमारी ईगो है। जिस दिन हम वसुदेव कुटुंबकम पर के नियम पर चल पड़ेंगे तो हमारी ईगो खत्म हो जाएगी। पर चलेंगे कैसे? तो तब चलेंगे। देखिए, ईगो एक ऐसी है कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन को कृष्ण ने बहुत समझाया, धर्म समझाया, सारी गीता में समझाते रहे
कितने श्लोक करते रहे, पर उसके बाद भी कहता है नहीं, मैं कैसे लड़ूं, मैं नहीं लड़ सकता। वो हमेशा ये प्रश्न ही करता। इसके बाद ईश्वर ने क्या किया, उसने अपना विराट रूप दिखा दिया। जब विराट रूप दिखा दिया तो उसके सारे प्रश्न खत्म हो गए, उसने सरेंडर कर दिया। तो आप भी अगर अपनी ईगो को मिटाना चाहते हो तो ईश्वर को ढूंढो अपने अंदर, उसके विराट रूप के दर्शन करो, उसके आगे अपने आप ईगो खत्म हो जाएगी और आपको बुद्धि भी आ जाएगी। ठीक है। और इस कंसेप्ट को, आप तो फिल्मी हैं, आप गाने भी गाती हैं, इस कंसेप्ट को, एक गाना मुझे याद आ रहा है, बहुत पुराना गाना है, शायद आपको उसके बोल कुछ याद होंगे, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि लागा चुनरी में दाग छिपाऊं कैसे। क्या बात है। तो ये गाने में उसके दूसरा स्टैंजा में उसने मतलब समझाया था कि मैं एक आत्मा हूँ जो ईश्वर के घर से आई थी, यहाँ इस दुनिया के माया जाल में फंसकर मैली हो गई, और उस मैली और वो जो दाग मेरी चुनरी पे लग गया है, अब मुझे अपने बाबुल के घर वापस, अपना ईश्वर के घर जब जाने की बारी आई है, तो मैं अब पछता रही हूँ कि मैंने इतने कर्म किए, इतनी अपनी चुनरिया मैली कर ली, तो अब मैं कैसे जाऊँ। उस गाने का भाव ये है। तो बाकी भाव मैंने आप समझा दिया है, अब आप गा के लोगों को बता दीजिए। तो आप सुना दीजिए, आप सिंगर हैं तो लोगों को अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप हमको इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत बातें बता रहे हैं, तो इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। और आई एम रियली ग्रेटफुल। आपको लगा कि मैं अगर 2 लाइनें, तो अगर आपकी इजाज़त हो मैं तानपुरा। हाँ देख लीजिए, आप जैसे भी है, आप थोड़ा माहौल बन जाएगा, माहौल बन जाएगा और अपना लोगों को शायद समझ भी आ जाए कुछ। पर आपने क्या छेड़ दिया, आपने इतना सुंदर गाना छेड़ दिया सर। मतलब लागा चुनरी में दाग, और जो अंतरा जिसका आपने जिक्र किया है, जो हमको सीधा परमात्मा से रिलेट करता है, बहुत ही खूबसूरत। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जा। वो दुनिया मुरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। बहुत 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 अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने इतने सुंदर लफ्ज छेड़े थे, तो दिल से संगीत निकलता है, और आपने थैंक यू हमें परमात्मा बहुत से। अच्छा गाया। और ये तो लोगों को समझना भी चाहिए कि हम एक आत्मा हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो अपनी चुनरिया को मैला करके मत जाएं। तो इस चुनरिया का एक जो सबसे घातक दाग है वो हमारी ईगो है, उसको एडजस्ट करना सीखें। किसी की ईगो को हर्ट मत करें, अपनी ईगो को संभाल के रखें, उसका फ़ायदा उठाएं, उसको किसी भी तरह से ईगो से किसी का नुकसान ना होने दें। तो परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता भी यही है कि ईगो को लोअर करेंगे तो बाकी सारे गुण अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद, आपने इतनी देर हमें सुना। थैंक यू तहे दिल से आपको थैंक यू सर, कि आप हमेशा एक कहते हैं ना कि नब्ज़ पे आपने हाथ रख दिया। आप उस विषय को लेते हैं, उस सेंसिटिविटी से उसके साथ डील करते हैं, जो जब हमारे व्यूअर्स सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि
ज़रूरी ये है कि हम उसको, जो बातें आप हमसे कर रहे हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी में कितना इजीली उतार सकते हैं और कितनी खूबसूरती से उतार सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर परेशान करती ही रहती हैं और हमें इससे बाहर निकलना कई बार समझ में नहीं आता। लेकिन हमारे साथ डांग साहब हैं और वो इतनी खूबसूरती से हमें कई चीज़ों के बारे में बताते हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये टॉपिक ऑन ईगो बहुत ही मीनिंगफुल रहा होगा आपके लिए। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमसे जुड़े रहिए। आप अपने सवालों के साथ हमसे रूबरू हो सकते हैं। आप मेल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल पे अपनी क्वेरीज, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम सर तक वो सवाल पहुंचा पाए। हमसे जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ राकेश डांग जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।